नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी साहित्य का जो पहला पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम, उससे संबंधित हम लोग 65 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जिस पेपर को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका पेपर कोड है HND 301। 65 प्रश्न है इसमें। परीक्षा में जाने से पहले आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। निश्चित तौर पे ये वीडियो आप लोग को परीक्षा में लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काव्य के उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? तो काव्य के उत्पत्ति के कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। हेतु का अर्थ ही होता है कारण, यानी काव्य के उत्पत्ति का कारण ही काव्य हेतु कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन काव्य हेतु है? आपको बताना है कि कौन काव्य हेतु है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास या सभी। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जो है 3 चीजों को काव्य हेतु माना जाता है। एक तो प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति और तीसरा अभ्यास। तो तीनों काव्य हेतु हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? प्रतिभा को शक्ति किसके द्वारा कहा गया है? रुद्रट, वामन, भामह या जयदेव? तो प्रतिभा को शक्ति जो है रुद्रट के द्वारा कहा गया है। इनके अलावा मम्मट के द्वारा भी प्रतिभा को शक्ति कहा गया है। तो दोनों नाम याद रखिएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है। तो रुद्रट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर रुद्रट का ऑप्शन नहीं है, मम्मट का ऑप्शन है, तो मम्मट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? यानी किसके द्वारा काव्य प्रकाश की रचना की गई है? तो काव्य प्रकाश की रचना मम्मट के द्वारा की गई है। मम्मट जो है 11वीं शताब्दी में विद्यमान थे। आप समय भी याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे आचार्यों के क्रम बैठाने के लिए दे दे। तो 11वीं शताब्दी में मम्मट जो है विद्यमान थे और इनके द्वारा काव्य प्रकाश की रचना की गई थी। तो सी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, काव्य की परिभाषा को कहते हैं, यानी काव्य की परिभाषा को क्या कहते हैं? तो काव्य की परिभाषा को ही काव्य लक्षण कहा जाता है, यानी काव्य लक्षण को ही काव्य की परिभाषा के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 5वें का सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। रुद्रट की, भामह की, कुंतक की या मम्मट की? आपका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह के द्वारा कहा गया है। भामह ने कहा कि शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य का निर्माण करते हैं। भामह का जो समय है वो 6वीं शताब्दी है और इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उसका नाम है काव्यालंकार। ग्रंथ का नाम आप याद रखिएगा, काव्यालंकार नाम है। और भामह के द्वारा ही अलंकार संप्रदाय की स्थापना की गई थी। यह भी आप याद रखिएगा। इस भी पूछा जा सकता है कि अलंकार संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भामह के द्वारा ही की गई थी। 6वीं शताब्दी में भामह विद्यमान थे। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह पंक्ति किसकी है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह पंक्ति किसकी है? रसात्मक वाक्य क्या है? काव्य हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहे थे विश्वनाथ, रसवादी आचार्य है विश्वनाथ के द्वारा ही यह कहा गया था। विश्वनाथ दोस्तों 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा साहित्य दर्पण नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी। दोनों याद रखिएगा, 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी और इनकी पंक्ति है वाक्यम रसात्मक काव्यम। 8वां प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। इधर काव्य लक्षण दिया हुआ है, इधर उसको कहने वाले विद्वान यानी आचार्य का नाम दिया हुआ है। शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो यह दंडी के द्वारा ही कहा गया है, यह सुमेलित है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इस जगन्नाथ के द्वारा ही कहा गया था, तो यह भी सुमेलित है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा मनलंकृत पुनः क्वापि, यह मम्मट के द्वारा कहा गया था, तो यह भी सुमेलित है। ननु शब्दार्थो काव्यम, वामन के द्वारा नहीं कहा गया था बल्कि यह रुद्रट के द्वारा कहा गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इन चारों को आप याद रखिएगा कि कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है। आपसे परीक्षा में मिलान करने के लिए भी दे सकता है या अलग अलग करके पूछा भी जा सकता है इसमें से। तो डी ऑप्शन 8वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, किसने काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है? काव्य हेतु की जगह
काव्यांग शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? वामन के द्वारा, दंडी के द्वारा, शंकुक के द्वारा या अभिनवगुप्त के द्वारा? तो 9वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन ने काव्यांग की जगह काव्य हेतु की जगह काव्यांग शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। वामन जो है दोस्तों 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे और काव्यालंकार सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी ये थे। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक इनके द्वारा किया गया था, 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे और काव्यालंकार सूत्र नाम के ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है मम्मट के अनुसार काव्य हेतु है। मम्मट के अनुसार काव्य हेतु इसमें से कौन सा है आपको बताना है। ए है शक्ति, बी है निपुणता, सी है अभ्यास और डी है उपर्युक्त सभी। तो मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है किसने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। हम पहले बताए कि भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को जो है काव्य हेतु माना जाता है, लेकिन किसने केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। पंडित राज जगन्नाथ, जयदेव, मम्मट या दंडी? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। 17वीं शताब्दी में पंडित राज जगन्नाथ विद्यमान थे और रस गंगाधर नाम की पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा का भेद है। राजशेखर के अनुसार इसमें से प्रतिभा का कौन सा भेद है? कार्यत्री प्रतिभा, भावेत्री प्रतिभा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजशेखर प्रतिभा के दो भेद करते हैं। पहला है कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा है भावेत्री प्रतिभा। जो कार्यत्री प्रतिभा होता है कवि में विद्यमान होता है और जो भावेत्री प्रतिभा है वो पाठक में विद्यमान होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है काव्य रचना के उद्देश्य को क्या कहते हैं। काव्य के रचना के उद्देश्य को काव्य प्रयोजन कहा जाता है, यानी कवि किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके काव्य की रचना करता है, उसी उद्देश्य को काव्य प्रयोजन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन है। वामन ने किसको काव्य प्रयोजन माना है? कीर्ति को, प्रीति को, दोनों को या दोनों में से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है, तो दोनों याद रखिएगा। या कीर्ति और प्रीति को वामन ने काव्य प्रयोजन माना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन है। भरत मुनि किसको काव्य प्रयोजन मानते हैं? धर्म को, यश को, आयुष को या सभी को? तो भरत मुनि ने इन तीनों को काव्य प्रयोजन माना है। इन तीनों को आप याद रखिएगा। इसके अलावा हितकर, बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश, इसको भी भरत मुनि काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है साहित्य दर्पण किसकी रचना है। किसके द्वारा साहित्य दर्पण लिखा गया है? विश्वनाथ के द्वारा, भोजराज के द्वारा, मम्मट के द्वारा या भामह के द्वारा? तो आपका यहाँ पर 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण की रचना की गई है और ये 14वीं शताब्दी में विद्यमान थे। रसवादी आचार्य हैं, रस को प्रमुखता प्रदान करते हैं और इनके द्वारा साहित्य दर्पण लिखा गया है। 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन रस संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन रस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भरत मुनि, भामह, आचार्य वामन या आचार्य कुंतक? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भरत मुनि के द्वारा जो है रस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आपको बता दें भरत मुनि जो है 2री शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की गई है और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको पंचम वेद कहा जाता है। तो 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है काव्य हेतु में किसका स्थान सर्वोपरि है। 3 काव्य हेतु हम पहले ही बता चुके हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में इन तीनों को काव्य हेतु माना जाता है, लेकिन इन तीनों में किसका स्थान सर्वोपरि है? तो है प्रतिभा। प्रतिभा को सबसे उच्च दर्जा प्राप्त है। तो 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है। मम्मट ने किसको काव्य प्रयोजन माना है? यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेत्तर नाश, शिवेत्तर का मतलब होता है रोग, रोगों का नाश, परमानंद की प्राप्ति या कांता सम्मति उपदेश। तो मम्मट इन सभी को काव्य प्रयोजन मानते हैं। यश प्राप्ति को भी, वित्तीय यानी आर्थिक लाभ को भी, लोक व्यवहार को भी, शिवेत्तर नाश यानी रोगों के नाश को भी, परमानंद की प्राप्ति यानी परम आनंद की प्राप्ति को भी
कांता सम्मति उपदेश यानी स्त्री की भांति कोमल उपदेश को भी ये काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, पोएट्री इज द वेस्ट वर्ड इन वेस्ट ऑर्डर, यानी कविता क्या है, उत्तम शब्दों का उत्तम क्रम है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो कालरिज के द्वारा कहा गया है। 20वीं का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन टी.एस. इलियट का है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगादृश निष्पत्ति, यह कथन किसका है? किसके द्वारा कहा गया है कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है? रुद्रट के द्वारा, अभिनव गुप्त के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा या मम्मट के द्वारा? तो यह कथन जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भरत मुनि के द्वारा कहा गया है। भरत मुनि का रस सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। बाद के आचार्यों ने रस सूत्र की व्याख्या भी की है। 4 आचार्य ऐसे हैं जो भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या किए हैं। आगे प्रश्न आएगा तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। पहले ही बता चुके हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की है, जिसको पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रदान की थी? शंकुक ने, भट्ट नायक ने, भामह ने या भट्ट लोल्लट ने? तो भट्ट नायक के द्वारा सबसे पहले साधारणीकरण की अवधारणा प्रदान की गई। ये जो है भरत मुनि के रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। सबसे पहले भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या भट्ट लोल्लट ने की थी, उसके बाद शंकुक ने की थी, तीसरे व्याख्याता भट्ट नायक हैं और चौथे व्याख्याता हैं अभिनव गुप्त। तो आपको चारों का नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है? यानी काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? भामह का, रुद्रट का, दोनों का या दोनों में से कोई नहीं? तो दोनों का ग्रंथ है, यानी भामह और रुद्रट ने दोनों ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। दोनों की पुस्तक का नाम है काव्यालंकार। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, सौंदर्यम अलंकार यह कथन किसका है? यानी सौंदर्य ही क्या है? अलंकार है। यह किसके द्वारा कहा गया है? अभिनव गुप्त के द्वारा, कुंतक के द्वारा, वामन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन वामन का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वामन के द्वारा कहा गया था सौंदर्यम अलंकार। वामन का समय 8वीं शताब्दी है और इनके द्वारा ही रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी। 26 नंबर प्रश्न है, काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं। किसके द्वारा काव्यालंकार सार संग्रह की रचना की गई है? दंडी के द्वारा, उद्भट के द्वारा, रुद्रट के द्वारा या वामन के द्वारा? तो यह ग्रंथ जो है उद्भट के द्वारा लिखा गया है और उद्भट जो है 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो 26 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, चंद्रालोक के रचयिता हैं। चंद्रालोक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा, शारदा तनय के द्वारा, विद्याधर के द्वारा या भानुदत्त के द्वारा? तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जयदेव के द्वारा चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। ये 13वीं शताब्दी में विद्यमान थे जयदेव और ये एक अलंकारवादी आचार्य हैं, यानी कविता में अलंकार को प्रमुख स्थान मानते हैं। अलंकार को काव्य की आत्मा इनके द्वारा माना गया है। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह, कुंतक, वामन, रुद्रट? तो वामन है। हम कई बार बता चुके हैं कि रीति संप्रदाय की स्थापना वामन के द्वारा की गई है। वामन जो है 8वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 8वीं शताब्दी में इनके द्वारा रीति संप्रदाय की स्थापना की गई थी और रीतिरात्मा काव्य से, यानी इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया था कि रीति जो है काव्य की आत्मा है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना रीति है, यानी विशिष्ट पदों की रचना ही रीति है। यह कथन किसका है? कुंतक का, भरत मुनि का, वामन का या क्षेमेंद्र का? तो यह कथन जो है वामन के द्वारा कहा गया है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किसने रीति को वृत्ति कहा है? रीति को वृत्ति किसके द्वारा कहा गया है? मम्मट के द्वारा, आनंदवर्धन के द्वारा, वामन के द्वारा या कुंतक के द्वारा? तो मम्मट ने जो है रीति को वृत्ति कहा है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आनंदवर्धन ने रीति को क्या कहा था?
आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया था। संघटना कहा था तो दोनों आप याद रखिएगा। मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा था और आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा था। 31 नंबर प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणः, यह कथन किसका है? काव्य के शोभा कारक धर्म क्या है? गुण है। यह किसके द्वारा कहा गया है? भामह के द्वारा, वामन के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा या कुंतक के द्वारा? तो यह वामन के द्वारा कहा गया है। 31 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, बायोग्राफिया, यहाँ ग्राफिया कर लीजिएगा, लिटरेरिया नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। किसके द्वारा बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा गया है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, कॉलरिज के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा या एलन टेट के द्वारा? तो कॉलरिज के द्वारा जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा गया है। 1817 ईस्वी में कॉलरिज इसकी रचना किए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ध्वनि संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वामन के द्वारा, कुंतक के द्वारा, क्षेमेंद्र के द्वारा या आनंदवर्धन के द्वारा? तो डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। आनंदवर्धन के द्वारा ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की गई थी। आनंदवर्धन का समय है 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में आनंदवर्धन विद्यमान थे और इनके द्वारा ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अलंकार सर्वस्व के रचनाकार हैं? भोजराज, रुयक, रामचंद्र या भानुदत्त? तो रुयक हैं। रुयक के द्वारा अलंकार सर्वस्व नाम के ग्रंथ की रचना की गई है और रुयक का समय क्या है? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में रुयक विद्यमान थे। 34 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, ध्वनिरात्मा काव्यस्य, यह कथन किसका है? यानी ध्वनि जो है काव्य की आत्मा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? अभिनव गुप्त के द्वारा, मम्मट के द्वारा, आनंदवर्धन के द्वारा या भोज के द्वारा? तो आनंदवर्धन के द्वारा यह कहा गया है। 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता हैं? अभिनव गुप्त, भट्टलोल्लट, शंकुक या आनंदवर्धन? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्वन्यालोक लोचन ग्रंथ के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त हैं। आपको बता दें कि आनंदवर्धन के द्वारा ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और अभिनव गुप्त ने इस ध्वन्यालोक ग्रंथ पे एक टीका लिखा जिसको नाम दिया ध्वन्यालोक लोचन। तो ध्वन्यालोक पूछा जाए तो आनंदवर्धन और ध्वन्यालोक लोचन पूछा जाए तो अभिनव गुप्त। ए ऑप्शन यहाँ पर 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत से संबंधित हैं? यानी किसके द्वारा विरेचन सिद्धांत दिया गया है? अरस्तु के द्वारा, कॉलरिज के द्वारा, लोंजाइनस के द्वारा या मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विरेचन सिद्धांत जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्षेमेंद्र के द्वारा, कुंतक के द्वारा, मम्मट के द्वारा या विश्वनाथ के द्वारा? तो 38 का सही उत्तर आपका हो जाएगा वी, यानी कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। कुंतक का समय है 10वीं शताब्दी, यानी 10वीं शताब्दी में कुंतक विद्यमान थे और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? किसके द्वारा औचित्य संप्रदाय की स्थापना की गई थी? क्षेमेंद्र के द्वारा, कुंतक के द्वारा, रुद्रट के द्वारा या विश्वनाथ के द्वारा? तो 39 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्षेमेंद्र के द्वारा औचित्य संप्रदाय की स्थापना की गई है। क्षेमेंद्र का जो समय है वो है 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र विद्यमान थे और इनके द्वारा कवि कंठाभरण नाम के ग्रंथ की रचना की गई है। तो ए ऑप्शन 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ के रचयिता टी.एस. इलियट हैं? आपको बताना है इसमें से किस ग्रंथ के रचयिता टी.एस. इलियट हैं? द वेस्टलैंड, द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन या सभी? तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं, ये तीनों ग्रंथ जो है टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखे गए हैं। जो द वेस्टलैंड ग्रंथ है इनका ये 1922 ईस्वी में लिखा गया था और जो द सेक्रेड वुड है ये 1920 ईस्वी में लिखा गया था। तीनों ग्रंथ जो है इलियट के द्वारा ही लिखा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अरस्तु ने ट्रेजेडी के कितने अंग माने हैं? तो अरस्तु ने ट्रेजेडी के कुल 6 अंग माने हैं। सी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अरस्तु का ग्रंथ नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ अरस्तु का नहीं है। पेरिपोइयोतिकेस, टेखनेस रिटोरिकेस, वसीयतनामा या पेरिहुप्सुस? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिहुप्सुस जो है
अरस्तु का ग्रंथ नहीं है, यह लोंजाइनस का ग्रंथ है। ऊपर के जो तीनों ग्रंथ है ये अरस्तु के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन पेरिहुप्सुस लोंजाइनस के द्वारा लिखा गया है। 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कल्पना सिद्धांत से संबंधित हैं, यानी कल्पना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? काल्ड्रिच के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा या वर्ड्सवर्थ के द्वारा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कल्पना सिद्धांत जो है यह काल्ड्रिच के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें काल्ड्रिच जो है 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1834 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, एक तो बायोग्राफिया लिटरेरिया है जो हम पहले बता चुके हैं एक बार, दूसरा है एड्स टू रिफ्लेक्शन। एड्स टू रिफ्लेक्शन, इस ग्रंथ को भी आप याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसे माना जाता है? द प्रिल्यूड को माना जाता है, लिरिकल वैलेट्स को माना जाता है, द फ्रेंड को माना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन आपका 44 का हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी लिरिकल वैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था। 1798 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत टी.एस. इलियट का है? इलियट का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? मूर्त विधान, संवेदनशीलता का असाहचर्य, दोनों में से कोई नहीं? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इलियट का दोनों सिद्धांत है, मूर्त विधान, संवेदनशीलता का असाहचर्य। इसके अलावा परंपरा का सिद्धांत भी इलियट के द्वारा दिया गया था, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत भी इलियट के द्वारा दिया गया था। तो 45 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। काव्य भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी काव्य भाषा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? काल्ड्रिच के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ड्राइडन के द्वारा या इलियट के द्वारा? तो 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ के द्वारा काव्य भाषा सिद्धांत दिया गया है और इनके द्वारा द प्रिल्यूड नाम का ग्रंथ भी लिखा गया है 1999 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ पर 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, किसने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो निर्व्यक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन हम पहले ही बता चुके हैं, टी.एस. इलियट के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? इलियट, रिचर्ड्स, कॉलरिज या अर्नाल्ड? आपका 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिचर्ड्स के द्वारा द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक लिखा गया है। आपको बता दें कि रिचर्ड जो है इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और 1924 ईस्वी में ग्रंथ लिखा गया है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो ग्रंथ है यह 1924 ईस्वी में लिखा गया है। इसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो 1929 में लिखा गया था, दूसरा है फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक जो 1936 ईस्वी में लिखा गया था। इन दोनों ग्रंथों को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत रिचर्ड्स ने दिया है? यह मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं? तो ये दोनों सिद्धांत रिचर्ड्स के द्वारा ही दिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, हिंदी आलोचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो हिंदी आलोचना का जो आरंभ है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान भी हैं, नामवर सिंह भी हैं, रामविलास शर्मा भी हैं, यानी तीनों जो है मार्क्सवादी आलोचक ही हैं। तो डी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, किस नाटक की आलोचना से व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात हुआ? भारत दुर्दशा, संयोगिता स्वयंवर, शकुंतला या इसमें से कोई नहीं? तो 52 का जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी, यानी संयोगिता स्वयंवर नाटक की आलोचना करके ही व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत हुई थी। और यह संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। हिंदी प्रदीप जो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका थी इसी में इसकी आलोचना प्रकाशित हुई थी 1886 ईस्वी में, और उस आलोचना का नाम था सच्ची समालोचना। सच्ची समालोचना नाम से प्रकाशित हुई थी और इसी से व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात माना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, मादाम बावेरी किसकी रचना है? फ्लावेयर की, गोर्की की, इलियट की या अरस्तु की? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मादाम बावेरी जो है ये फ्लावेयर के द्वारा लिखा गया था।
54 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावादी है? स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? कॉलरिज है, शेली है, किट्स हैं या सभी? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों कवि जो है स्वच्छंदतावादी ही हैं। 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, किस निबंध से सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत हुई थी? नाटक नामक निबंध से, उपन्यास नामक निबंध से, कहानी नामक निबंध से या कविता नामक निबंध से? तो सैद्धांतिक आलोचना की जो शुरुआत है वो नाटक नामक निबंध से हुई थी और ये नाटक नामक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1883 ईस्वी में लिखा गया था। तो ए ऑप्शन 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य कौन है? यानी काव्य में अलंकार को प्रमुखता कौन से आचार्य देते हैं? दंडी भोज, उद्भट जयदेव, रुद्रट, अप्पय दीक्षित या सभी? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दंडी भोज, उद्भट जयदेव, रुद्रट और अप्पय दीक्षित ये सभी जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। कविता में अलंकार को प्रमुखता प्रदान करते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं। तो 56 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अलंकार विरोधी आचार्य हैं? यानी वे अलंकार का विरोध करते हैं? आनंदवर्धन, जगन्नाथ, मम्मट, विश्वनाथ या सभी? तो सभी आचार्य क्या है? अलंकार विरोधी आचार्य हैं। आनंदवर्धन भी, जगन्नाथ भी, मम्मट भी और विश्वनाथ भी। तो आप सबका नाम याद रखिएगा। 57 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसके द्वारा नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया था? स्पिनगार्न के द्वारा, जॉन क्रो रैनसम के द्वारा, इलियट के द्वारा या एलन टेट के द्वारा? सभी लोग जो है नई समीक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्पिनगार्न के द्वारा 1910 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया गया था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। तो 58 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, नई समीक्षा केंद्र में रखता है, यानी किसको केंद्र में रखता है? ए है रचना को, बी है रचनाकार को, सी है दोनों को और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नई समीक्षा जो है रचना को केंद्र में रखता है, यानी कृति को केंद्र में रखता है, कृतिकार या रचनाकार को केंद्र में नहीं रखता है। तो ए ऑप्शन 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन यथार्थवादी है? यानी किसका संबंध यथार्थवाद से है? डेनियल डेफो का, हेनरी फील्डिंग का, टोबियास स्मॉलेट का या सभी का? तो सभी जो है यथार्थवादी हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? यानी किस पुस्तक से हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा की शुरुआत हुई है? हिंदी नवरत्न से, बिहारी और सादी से, देव और बिहारी से, बिहारी और देव से? तो यहाँ पर 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी और सादी से हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा की शुरुआत हुई है और ये पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा सरस्वती पत्रिका में लिखते हैं, बिहारी और सादी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और यहीं से हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा का आरंभ माना जाता है। हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया है, ये भी तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है। देव और बिहारी, बिहारी और देव भी तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है, लेकिन तुलनात्मक समीक्षा की शुरुआत बिहारी और देव नामक ग्रंथ से हुआ था, जो पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शुक्लोत्तर युग के आलोचक नहीं है? यानी कौन शुक्ल युग के बाद के आलोचक नहीं है? नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो श्याम सुंदर दास जो हैं ये शुक्लोत्तर युग के आलोचक नहीं है, बल्कि शुक्ल युग के ही आलोचक हैं। बाकी नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं। 62 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी समीक्षक है? तो स्वच्छंदतावादी समीक्षक ये तीनों हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षा के संदर्भ में सत्य नहीं है। कौन सा प्रगतिवादी समीक्षा के संदर्भ में सत्य नहीं है आपको बताना है। यह साहित्य अपने सामाजिक दायित्वों से बंधा है, तो यह सही है। प्रगतिवादी समीक्षा मानता है कि साहित्य स्वतंत्र नहीं है, सामाजिक दायित्वों से बंधा हुआ है। साहित्य का उद्देश्य आनंद की उद्भावना है, ये सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिवादी साहित्यकार मानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य आनंद की उद्भावना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति है। साहित्य में वस्तु का महत्व है, रूप का नहीं, यह भी सही है।
साहित्य में बिंब और प्रतीक का प्रयोग वांछनीय नहीं है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि साहित्य का उद्देश्य आनंद की उद्भावना है, ये प्रगतिवादी समीक्षा के संदर्भ में सही नहीं है। तो 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका आरंभ स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ है? तो यथार्थवाद का जो आरंभ है ये स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ है। 65 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।